हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है सो आपका 16 जुलाई का जो है सो करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने आपके लिए पहला लेके आया है सेडिशन से रिलेटेड। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट आज का कल का वर्डिक्ट है कि सेडिशन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक कॉलोनियल रूलिंग है और आज के लिए यह रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। बहुत सारे इसके पहले भी बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि आपको इस टाइप से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो सीजीआई ने बोला है कि इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनियल रूल है। अब मेरे हिसाब से आई थिंक इसे खत्म कर देना चाहिए। वर्ल्ड में कहीं नहीं है, शायद इंडिया में ही है। आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा को। अभी वर्ल्ड में कहीं नहीं है सेडिशन, बस इंडिया में ही है। और यह जो है सो अंग्रेजों के जमाने का रूल है। अंग्रेज अपने गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इसको लेके आए थे, जिसमें यह कहना था गवर्नमेंट का कि अगर बाय रूल कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है तो उसको आप जो है सो उसको मतलब कि परेशान नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते थे तो फिर जो है सो लोग जैसे गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती थी, उठा के बंद कर देती थी। ठीक है। तो इसमें जो है सो इसका पहला अगर रिकॉर्ड देखें तो 1837 में लॉर्ड मैकलॉय ने इसको प्रपोज किया था और आईपीसी में शामिल हुआ 1860 में। कब शामिल हुआ? 1860 में। दूसरा चीज इसका ये है कि जो है सो इसको इसी में सेक्शन 124 जो ऐड किया गया है वो 1870 में ऐड किया गया। मतलब कि ये अमेंडमेंट प्रपोज किया था सर जॉन स्टेफन ने। ठीक है। तो ये अभी जब सेडिशन से रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो भी आपके लिए जरूरी है, और प्रीलिम्स में लिखने के लिए आएगा तो भी जरूरी है। प्रीलिम्स में जब आपको टिक लगाने के लिए आएगा तो ऐसे फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं। अच्छा, उसमें कुछ फेमस जो केस हैं, जो कि सबसे पहला जो चला है वो जगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ 1891 में। इन्होंने बंगभाषी इनकी एक पत्रिका थी जिसमें उन्होंने एज कंसेंट बिल के खिलाफ में लिखा था, जिसके जो पहला इनके ऊपर लग गया ये। ठीक है, 124 ए। उसके बाद में जो है सो आपका बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगा था। ठीक है। महात्मा गांधी के ऊपर 1922 में लगा था, और साथ में शंकरलाल बैंकर जो यंग इंडिया के जो है सो एडिटर थे, उनके ऊपर भी लगा था। दोनों लोग साथ ऊपर। ठीक है। अब जो है सो 124 एक क्या कंट्रोवर्सी क्या है? 124 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे बोलकर, चाहे लिख कर, चाहे बताकर, साइन देकर, जिस भी वे में अगर गवर्नमेंट बाई लॉ एस्टेब्लिश है उसके खिलाफ में कुछ बोलता है तो वह जो है सो सेडिशन माना जाएगा। मतलब कि यह जो है सो राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, यह बोला गया उसमें। अब एक्चुअल में फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट टू स्पीच में भी सारा चीज यही लिखा हुआ है। तो वहां बोलता है कि हमारा फ्रीडम है, हम बोल सकते हैं, और यहाँ बोलता है कि आप नहीं बोलोगे। अब गवर्नमेंट कुछ भी करे, हम मना, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें भी तो अपोज करने का हक है क्योंकि हमारा देश हमारा है। तो उसमें गवर्नमेंट इसका बहुत मिस यूज करती है। कुछ भी होता है सेडिशन उठा के अंदर कर देंगे, कुछ भी होगा सेडिशन उठा के अंदर। तो ये तो सही तरीका नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि इसको खत्म करो। ठीक है। तो ये जो है इसका जो है सो आपका रिटर्न हो गया, स्पोकन हो गया, साइन हो गया, पोएट्री हो गया, एनीवे जो है सो गवर्नमेंट जो बाई रूल एस्टेब्लिश है, अगर उसको मतलब कि हिलाने का, उसको परेशान करने की कोशिश करती है तो वो राजद्रोह माना जाएगा। अब 1962 में इसमें बहुत सारे जजमेंट आए कन्हैया कुमार से लेकर के, और सबसे इसके पहले भी जजमेंट आए जिसमें केदारनाथ से वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है सेडिशन सही है, लेकिन अगर वह पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता है तो सेडिशन नहीं। मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, अब हमने हमारी इच्छा, हमने कुछ बोला, अब बोला तो अगर उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सेडिशन नहीं माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक को फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, अगर नेताजी को फर्क पड़ गया तो उठा के बंद कर देते हैं। तो ये सही नहीं है। ठीक है। सपोर्ट में क्या है कि ये जो अपने इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होता है या एंटी नेशनल एक्टिविटी होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो चलो ठीक है सेडिशन जरूरी है। उन लोगों के ऊपर सेडिशन लगाओ जो राजद्रोह काम कर रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर सेडिशन लगाओ। ठीक है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है उसको मेंटेन करने के लिए। अगेंस्ट में क्या है कि आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ और राइट टू जो है फ्रीडम का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वायलेशन है। ठीक है। तो यह एक आपका पूरा एक खांचा है। आप मेंस में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में आपका कहीं ऐसा आता है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस साल में बहुत हॉट टॉपिक रहा है, लगातार ये जनवरी से लेकर अभी तक देखा जा रहा है कि हॉट टॉपिक है। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन, इसलिए आप लोग माइंड में करके रखिए। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है वुमन नेशनल वुमन राइट कमीशन के ऊपर। अभी बंगाल में जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुआ था उस पर एनएचआरसी जो है सो अभी वो कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो केसेस आए हैं उनको उन्होंने जो है सो सीबीआई को सौंप दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि एनएचआरसी के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और न्यूज में तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 12 अक्टूबर 1993 को जो है सो हमारे इंडिया में एनएचआरसी को अप्लाई स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। तो इसको जो है सो पार्लियामेंट ने ले करके अप्लाई किया, मतलब कि जो है सो लेजिस्लेट किया, फिर जो है सो उसको पास कराया और वो हो गया लॉ बन गया। ठीक है।
तो अब इसको जो है सो इसका अमेंडमेंट 2006 में किया गया था, अभी फिर से एक बार अमेंडमेंट किया गया था। अब क्या है कि जो है सो ये ह्यूमन राइट के जो ह्यूमन राइट है उसका वाच डॉग है, मतलब देखता है कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है और 1 साल के अंदर का केस है और अगर कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो उसको ये देखता है, ठीक है। और उसमें अपना जजमेंट सुनाता है, जिसके बाद में जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या है कि जो है सो उसको 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जो टाइम लाइन है उसमें आपको रिप्लाई देना पड़ता है। अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो जो है सो हो सकता है एनएचआरसी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ह्यूमन राइट का है, ह्यूमन राइट में जैसे आपका जो आपका राइट टू लाइफ है आर्टिकल नंबर 21 और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। तो ये जो है सो बेसिक राइट है। तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से यह जो राइट है यह वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वर्क हो गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन हो गया, ये 19 हो गया, ठीक है। ये 21 हो गया, ठीक है। और ये भी जो है 21 हो गया। तो अब ये वायलेशन नहीं होगा। अगर ये वायलेशन होता है तो आदमी को जो नॉर्मल जीने के लिए चीजें हैं वो कम पड़ जाएगी और आदमी जो है सो अच्छे से जी नहीं पाएगा। तो इसलिए ह्यूमन राइट मतलब कि मानव का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया है, एस्टेब्लिश अंडर द पेरिस प्रिंसिपल जो है सो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1991 और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में इसको इंडोर्स किया कि जो पहले प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1991 में है और 1993 में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको पास किया। बाकी दूसरे दूसरे देश ने फिर से जैसे इंडिया बाकी लोगों ने अपने देश में एक स्टैट्यूटरी लॉ बनाया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया ताकि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब यूनिवर्सल इसका पहले सबसे पहले चार्टर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और उसके बाद में जो है सो इसी को जो यहाँ पे 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये चर्चा कहाँ हुई थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो स्टेट पीएससी के लिए और एसएससी के लिए समझ लो कि रामबाण है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है इसके चेयरमैन जो होगा, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चेयरमैन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और पावर देगा प्रेसिडेंट, पावर देगा, अपॉइंट करेगा, भैया जाओ तुम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करो। अब उसके बाद में क्या है कि इसमें रिकमेंडेशन में 6 मेंबर की बॉडी रहती है जो रिकमेंड करती है। तो उसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा आते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में होम मिनिस्टर आते हैं। तो एक ये पीएम हो गए, एक ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और 2 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। और टर्म जो होता है इनका 3/70 होता है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट करके इनके टर्म को घटा दिया गया है। 3 साल या जो है 70 साल में से जो पहले हो जाए उसके हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन, लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करके रख लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। आजकल लोग पूरा हिंदू को पढ़ देते हैं, हो गया। ये नोट्स प्रॉपर नोट्स है, समझाया हुआ नोट्स है। तीसरा आपका करंट अफेयर्स है। रिसेंटली जो है सो जीका वायरस के केस जो है सो केरला में बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। अभी जो है सो पहले हमने एक दिन डिस्कस किया था, ये केस मिले थे। अब वो 28 केसेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये कंसर्न की बात इसलिए है क्योंकि जनरली जो है अडल्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके लिए दिक्कत ये है कि ये बच्चों में चला जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में मिलने जाएगा तो उनके जो साइज है ना, माइंड का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चों में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। जब विकास नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत होती है, मतलब कि बच्चा अच्छे से विकास नहीं करे, नेक्स्ट जनरेशन सफर करने लगेगा। दूसरा चीज है कि जब ये आउटब्रेक होता है तो जो फॉरेन से जो टूरिस्ट आने वाले होते हैं, वैसे ही अभी टूरिज्म सेक्टर बर्बाद चल रहा है। और ज्यादा अगर नाम जाएगा वर्ल्ड में कि जीका वायरस यहाँ फैल रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में नाम आ रहा था जीका वायरस का, तो उस टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था, वैसे ही इसका भी है। तो इसमें क्या है कि ये जो है सो फैलता है वो मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। बॉर्न जो है सो मॉस्किटो बॉर्न फ्लाई वायरस है, एक वायरस है, ठीक है। सबसे पहले ये मिला था आपको युगांडा में 1947 में, मंकी में मिला था, ठीक है। उसके बाद 1952 में जो है सो ये ह्यूमन में मिल गया, उगांडा में और तंजानिया दोनों जगह पे जो है सो मंकी में मिल गया। उसके बाद में ये ट्रांसमिटेड जो होता है वो एडिज एजेप्टी जो है सो आपका डेंगू मतलब एडिज मॉस्किटो है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, एडिज जो है सो एजेप्टी या फिर एडिज मॉस्किटो, ठीक है। एडिज एजेप्टी एडिज मॉस्किटो से, इसी से डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है और येलो फीवर भी इसी मॉस्किटो से होता है। तो ये जो है सो इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और 3 रोग का भी अगर नाम कभी आता है तो मैच द फ्लैग में इसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सो मदर का जो ये मदर से फोएटस में जो है सो
भ्रूण है उसमें जाके जो है सो बच्चे के हेड का साइज को कम कर देता है, ठीक है। इसको माइक्रोसेफली बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स के जो है सो सर का साइज जो है सो छोटा हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या है इसमें, तो फीवर आएगा, आपको हाई नहीं आएगा, माइल्ड फीवर आएगा, हेडेक हो सकता है, रैश हो सकता है, मसल और ज्वाइंट पेन होगा। अभी कोरोना में भी लगभग लगभग यही सिम्टम आता है, ठीक है। और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है इसका, ठीक है, मेडिसिन और कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए एक कंसर्न की बात है कि ज्यादा आउटब्रेक होता है तो आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है, जो है सो इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है सो कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट कर दिया गया है। और यह जो है सो कारगिल वार के टाइम पे जो है सो 1999 में आपका जो है सो उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी उसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, कि एक ऐसा कमेटी बनाया जाए जैसे सीडीएस का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, और जो है सो आपका मैरी टाइम में भी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाया जाए ताकि जो है सो कोस्ट गार्ड हो गया और मरीन फोर्सेस हो गया, नेवी हो गया, और उससे रिलेटेड जो है सो एंटी जो है सो हाईजेक एंटी शिपिंग जो एक्टिविटी होती है, पायरेसी होती है, और अगर उस डोमेन में कहीं कुछ होता है तो उसको जो है सो सेफ रखने के लिए और प्रॉपर में एनर्जी और जो है सो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आउटपुट देने के लिए जो है सो यह बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो इसका काम क्या होगा एक्चुअल में, कि यह जो है सो आपका इसमें दो काम है, अभी जो अपॉइंट हुआ है उनमें दो है। एक तो मैरीटाइम के सिक्योरिटी को हमें कोऑर्डिनेट करना है, और जो कोस्ट गार्ड हो गया और इंडियन नेवी का दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, पहला चीज। दूसरा चीज में यह है, दूसरा चीज में यह कहा गया है कि इसमें जो है सो एनर्जी सिक्योरिटी जो है सो एनर्जी सिक्योरिटी आजकल मैरीटाइम डोमेन में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, और जो है सो जैसे पीएम बोलते कि मॉड्यूल हो गया आपका, ठीक है, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद में जो है सो दूसरा चीज ये है कि जो ऑफशोर विंड पावर प्लांट है उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और टेररिस्ट अटैक वगैरह से प्रोटेक्शन देना। तो इसमें एक्चुअल में दो काम है, पहला चीज तो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा चीज ये है कि जो है सो मैरीटाइम में जो है सो एनर्जी सिक्योरिटी को भी ये सेफ रखेंगे, ठीक है। और ये जो है किसके अंदर काम करेंगे, तो यह जो है सो आपका जो है सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर में काम करेंगे, और प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे मैरी टाइम सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी डोमेन में, जो है ये प्रिंसिपल एडवाइजर होंगे, ठीक है। इनसे जो इनका एडवाइस जो है सो महत्व रखता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो ये एक्सटर्नल और इंटरनल रूप से जो है सो आपका जो है सो एडवाइस देंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहीं मान लीजिए कि अभी रिसेंटली स्वेज कनाल में जो है जहाज फंस गई थी, तो उस टाइप की भी चीजें उसमें इनका जो है सो जो है एडवाइस होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका इसका ऑब्जेक्टिव तो हम बता ही चुके हैं आपको कि इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बढ़ाना और एनर्जी सिक्योरिटी को जो है सो सेफ रखना, जैसे साउथ चाइना सी हो गया आपका। उसके बाद में जो है सो ये आपके गल्फ वाले जो देश हो गए, ईरान, और इधर इधर जो अपना जो भी एक्टिविटी है उसको सेफ रखना, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपके अफ्रीका साइड में जो जिबूती और बाकी जो अभी चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है उसको कैसे टेकल किया जाए, श्रीलंका में जो चाइना का प्रेजेंस बन रहा है या उस टाइप से कुछ एक्टिविटी हो रही है जो इलीगल है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए उसके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो है आपका जो है सो सिक्योरिटी फोर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा चीज ये है कि जो है सो मैरी टाइम में एनर्जी सिक्योरिटी भी सेफ रहेगा। अभी चाइना भी बहुत ज्यादा वो ध्यान दे रहा है एनर्जी सिक्योरिटी पे, श्रीलंका वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद में जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा बल मिलेगा, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन में कभी आप पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी देखिए पूरे तब देखो जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे, ठीक है। बाद में नहीं भैया वो ऐसा देखना नहीं है, करना है, कुछ करना है, तो बाद में आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एएमआर के बीच में बारे में, ठीक है। अभी जो है यूनाइटेड नेशन जैसे यूरोपियन यूनियन की जैसे एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो एनिमल को हम एंटीबायोटिक देते हैं जो उनके बीमारियों को रोकने के लिए या फूड को या दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उनके ग्रोथ के लिए, वह क्या हो रहा है कि ह्यूमन के अंदर जब वो जा रहा है ना, तो ह्यूमन के अंदर एक जो है सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि कोई भी दवाई अगर हम बाहर से लेंगे उस कैटेगरी का, तो हमारे पर असर नहीं करेगा क्योंकि हमारी हमारी जो एंटीबॉडी है एस्टिमुलेट तो होगी, लेकिन ऑलरेडी वो एस्टिमुलेट हो गई है, और वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर है उसको वो रोकने का पावर अपने आप में डेवलप कर लिया है, बिल्ड कर लिया है। तो अब कंसर्न यह रेज हो रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक टाइम के बाद में एंटीबायोटिक हमको हमारे ऊपर असर ही नहीं करेगा। जब असर नहीं करेगा तो हम नॉर्मल लोग से भी डेथ हो सकती है हमारी, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में न्यूज था। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यूज इन एनिमल कॉज द ह्यूमन एएमआर, ह्यूमन में जो है सो आपको बता चुके हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और इसके कारण जो है सो रेसिस्ट अभी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया और जो पैरासाइट्स हो गए,
तो अब ये जो है सो ये इनको अगर हमारे बॉडी में अगर आते हैं और ये ऑलरेडी गाय या भैंस को अगर हम दे चुके हैं उसमें लगातार दे रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी में आते हैं और उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं उस दूध को, तो हमारे बॉडी में भी सेम चीज क्रिएट हो रहा है। तो ये और अभी कभी इससे कोई रोग होता है तो अगर हम दूसरा मेडिसिन लेते हैं तो उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो WHO का जो है सो अवेयर प्रोग्राम है जो इसके लिए AMR के लिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए, जिसमें बोला है कि एक्सेस करो, वॉच करो और रिजर्व करो। मतलब कि हमें जो है सो जो भी दवाइयां हैं उसको वॉच करना है, देखना है किसको देना है किसको नहीं देना है और किससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको हमें देखना है। तो आपको याद रखना है WHO का अवेयर प्रोग्राम है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है। कभी मेंस में लिखने के लिए अगर इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद में ई कोली जो है सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है। और जनरली के न्यूमोनिया जो है सो कॉज बाय द बैक्टीरिया कारण होता है, ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है सो डिजीज है। उसके बाद में एस औरो और द सी जो है सो जेजुनी जो है सो फूड बॉर्न बैक्टीरिया है। और अगर इसको अपन खाते रहते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में डेवलप हो रहा है। और अगर गाय के मांस से सॉरी गाय के फूड से आया है, दूध से दही से, तो उससे क्या होता है कि हमको हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो आसानी से हमको जो है परेशान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में एंटी माइक्रोबियल यूज इन द एनिमल फूड में जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, AMR का जो कुछ इनिशिएटिव है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से लेकर के, पहला है नेशनल प्रोग्राम और द कंटेनमेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल को, जो भी एंटी माइक्रोबियल उनको कंटेनमेंट करने का प्रोग्राम है भारत सरकार का। उसके बाद रेड लाइन मीडिया कंपेन जो है सो ये जो मेडिसिन वाले हैं वो मेडिसिन के ऊपर एक रेड लाइन लगा देते हैं कि ये कौन सा शेड्यूल ड्रग है कौन सा नॉन शेड्यूल ड्रग है। तो ये आपको यूज करना है उस टाइम पे जो रेड लाइन वाला ड्रग है उसको डॉक्टर से पूछ के यूज करना है, अपने मन से यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद WHO का जो ग्लास कंपनी है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सिस्टम जो है सो इसको याद रखना है। एक तो अवेयर प्रोग्राम हो गया, दूसरा WHO का ग्लास कंपेन होगा। इसको याद रखना है क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में पूछ सकता है कि WHO से रिलेटेड मैच करने के लिए 4 दे देगा, जैसे आपका अवेयर हो गया ग्लास दे देगा, उसके बाद में जो है सो आपका कुछ और दे देगा, जैसे फसाई का कोई प्रोग्राम हो दे देगा। तो आपको ये 4 प्रोग्राम आते हैं तो उसको मैच करना आना चाहिए। तो अवेयर किसका है तो WHO का है, ग्लास किसका है तो WHO ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सिस्टम। उसके बाद में फसाई का जो है सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस लिमिट, ठीक है। तो आज के जो है सो करंट अफेयर्स में इतना ही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं। थैंक यू।